मालूजी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। और अंकित जी आदरणीय हमारे बहुत ही अच्छा शाश्वत योगिक प्राकृतिक खेती पर कार्य कर रहे हैं। और तो मैं पहले भी एक बार अंकित जी इस योगाहार मंच पर आ चुके थे, और फिर से एक बार अंकित जी का स्वागत। और अभी हाल ही में एग्री एक्सपो इंडियन उज्जैन में अभी कृषि मेला चल रहा है उज्जैन में। तो उनको यहाँ पर संबोधन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो मैं इस परिवार जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। ठीक है, मैं अभी लेफ्ट हो जाती हूँ। हॅलो हो प्रतिभाताई. हो हो ठीक, ड्युटीवर जायचं. हाँ जी अंकित सर, स्वागत है आपका। जी प्रणाम प्रणाम। सदन में उपस्थित सभी गुरुजन सदस्यगण को मेरा प्रणाम, और इस अद्भुत प्रोग्राम के लिए मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र पुत्री हैं, और प्रकृति खेती इनके बीच का एक सुंदर बंधन है, राम सेतु, जो गौ आधारित है। अगर कृषि से गौ माता हट जाए तो हमारी कृषि जहरीली हो जाएगी, और ये हो चुका है कि जैसे ही हम लोग कृषि से हटे, गौ माता हमारे घर से कम होने लगी, तो हमारे भोजन में विष आने लगा। और लगभग 250 से 300 साल पहले जब मुगल गए और अंग्रेज आए, इस बीच के उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ हमारी जो जीडीपी थी उस जमाने की 27% थी। आज अमेरिका को सबसे बड़ी शक्ति कहा जाता है, सुपर पावर कहा जाता है, उनकी जीडीपी 21.3% है। तो हम क्यों थे? क्योंकि हम अपना गेहूं, चावल, दाल, मिर्ची, मसाले बेच के दुनिया के लोग हमें सोना चांदी देके जाते थे, और हम लोग उनको अनाज देते थे। तो हम लोग विश्व गुरु थे, विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है। और आने वाला समय हमारी गौ माता, जो हम गौ माता से हम जुड़ेंगे, हर घर में अगर गौ माता आ जाएगी, हर किसान के पास अगर गौ माता आ जाएगी, तो हम विष मुक्त भोजन और बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि गौ माता साक्षात ईश्वर का रूप है। जब अंग्रेज लोग आए, जब से हमारा पतन होना चालू हो गया, क्योंकि उन्होंने हमारे लॉर्ड मैकाले हैं, 2 फरवरी 1835 में उनने ब्रिटिश संसद में बोले कि अगर भारत को बर्बाद करना है तो उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हमें हमला करना पड़ेगा, और हमें उनकी गुरुकुल खत्म करना पड़ेगा। गुरुकुल खत्म होते ही हम लोगों का ज्ञान विकसित होने लगा। हम लोग गौ आधारित खेती, धीरे धीरे हम लोग रासायनिक की तरफ आने लगे, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने छोड़ दिए। तो अब हम विषय में आएंगे गौ माता। देखिए, गौ माता साक्षात ईश्वर का रूप इसलिए है क्योंकि उनकी एक डील होती है, ऊपर हब होता है जिसको हम कहते हैं, उसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। सूर्य केतु नाड़ी मतलब अगर धरती हमारी माता है तो सूर्य हमारे पिता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो गौ माता की शक्ति होती है कि वो सूर्य केतु नाड़ी से सूर्य की किरणों की शक्ति खींच के गोबर, गौमूत्र और हमारे दूध में अद्भुत शक्ति पैदा कर देती है, जिसके कारण इस ये अपने आप में एक चमत्कारिक है। जैसे हमारी गौ माता है तो उसको हम गौमूत्र कहते हैं, क्योंकि अगर हम गौमूत्र की बात करें, हम अगर पानी पिए, कोई भी और विश्व में अलग जो जिनमें जीवन है वो पिए, तो वो पानी अच्छा पिएंगे और वेस्टेज निकालेंगे। लेकिन गौ माता गंदा पानी भी पीती है और औषधि गुण वाला गौमूत्र निकालती है। इसलिए गौमूत्र नहीं है, औषधि है। गौ माता का शरीर की हर चीज निकली हुई हम ग्रहण कर सकते हैं, चाहे हमारी धरती माता हो, चाहे हमारे पेड़ पौधे हो, चाहे हम अब उसको उपयोग कर सकते हैं। तो साक्षात ईश्वर का रूप है, अद्भुत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि गौ माता अद्भुत क्यों है। देखिए, अगर गौ माता जो हमारी गोबर देती है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं, और ये एक ईश्वरीय शक्ति है।
और ये हमारे गाय के गोबर में पाई जाती है, जिसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसा क्यों है? अब आध्यात्मिक के साथ साथ हम, आज की दुनिया प्रैक्टिकल है, आज के लोग तत्व मानते हैं, तो हमारे गोबर में क्रूड फाइबर पाया जाता है। अब क्रूड फाइबर कैसा है? तो मैं हमेशा एक श्लोक बोलता हूँ कि शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम सड़गतम खल्लू शाश्वतम, तत्व धर्मम सारकम सत्व पालन कारकम वारी वायु व्योम वायु जागतम शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। कि प्रकृति और मानव का रिश्ता शाश्वत है, एक दूसरे का पर्यायवाची है, रिश्ता अमर है। हम एक दूसरे के बीच बने हुए, हम एक दूसरे पे पूरे डिपेंड है। हम सब लोग पंच तत्व के बने हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नील। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम अपने शरीर में उपयोग कर सकते हैं, हमें हमारी धरती माता में उपयोग करना चाहिए, और हमारे पेड़ पौधों में। हम बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं है, हम एक दूसरे के, धरती हमारी माता है, पेड़ पौधे हमारे पिता समान या भाई बहन, कुछ भी ये एक तरीके से हमारे सगे रिश्तेदार है। जब हमने इस तरीके से देखना चालू कर दी है, और अगर हमें हमारी जमीन को उपजाऊ बनाना है, हम मंगल ग्रह से भी मिट्टी ला देंगे, हमारी जमीन कभी उपजाऊ नहीं बन सकती। हमारी जमीन उपजाऊ बन सकती गोबर, गौमूत्र, फूल पत्ती और फल के रस से। और जिसपे जो मेन आधार है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो गोबर गौमूत्र है। तो गोबर में फाइबर पाया जाता है। अब फाइबर जिस तरीके से हमारे शरीर में, अगर हम फल या पालक सब्जियां ये सब ना खाए, तो हमारे शरीर में पेट में फाइबर नहीं जाएगा। तो हम अगर रेशे नहीं जाएंगे, तो हमारा खाना नहीं पचेगा। तो गोबर में क्रूड फाइबर पाया जाता है, और हमारी धरती माता में जब ये जाता है, तो हमारी धरती माता को फाइबर मिलता है, और पाचन क्रिया हमारी धरती माता की शक्तिशाली होती है। इसमें क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। आज आधुनिक लोग क्या समझते कि प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है, मसल्स मजबूत होती है। तो ये हमारी धरती की मसल्स को मजबूत करेगी, शक्तिशाली करेगी। इसमें सेलुलोज और हेमिसेलुलोज पाया जाता है। एक तरीके से इसको आप ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। मतलब कि जैसे हम खाते तो हमें ऊर्जा किससे मिलती है? हमें ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है। और हमारे शरीर में अगर हम 2 4 10 दिन नहीं भी खाए, तो जो हमारे शरीर में बसा या फैट या कार्बोहाइड्रेट्स है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसमें ये पाया जाता है। तो ये हमारी धरती माता और पेड़ पौधों के लिए अमृत है। अब इसमें 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मेरा मानना है इससे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि आधुनिक विज्ञान में खोजकर्ता ने अभी तक इतना ही खोज पाए हैं, तो इसमें 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मुख्यतः नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कोबाल्ट, आयरन, ऐसे अनेक प्रकार के, जो हमारी धरती माता को आधुनिक विज्ञान कहते हैं कि 16 तत्व तो बहुत जरूरी है, वो तो है ही, उसके अलावा भी इसमें से ज्यादा तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारी गौ माता के गोबर में, देसी गौ माता के गोबर में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ करते हैं। ये जीवो जीवस जीवनम क्या है? कि अगर आप माइक्रोस्कोप से अपने पूरे शरीर में देखेंगे, तो 96% सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव है, जो हमारा खाना पचा रहे हैं, ब्लड का फ्लो कर रहे हैं, हर तरीके से हमारा काम कर रहे हैं। मतलब हमारे शरीर में ब्लड अगर पानी 70% है, लेकिन जीवाणु हमारे पूरे शरीर में, जो हमारा जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ कर रहा है। ये प्रकृति की ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी है, जिससे पूरे जीवन का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से हमारी धरती माता में भी ये करोड़ों जीवाणु वातावरण से और जमीन के आसपास से सूक्ष्म तत्व लेके हमारी जड़ों को देते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? मतलब साइंटिफिकली आज की डेट में कहा जाता है कि 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे हमारी मिट्टी, 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ से लेके 3 अरब तक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीवन देते हैं। तो इसमें वो जीवों को देने की शक्ति बढ़ाते हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन हमारा बढ़ता है। तो हमारे गोबर में एक्टिनोमाइसिटीज, ये एक्टिनोमाइसिटीज ऐसा जीवाणु है, जैसे जब बरसात होती है पहली, और सौंधी खुशबू आती है मिट्टी से, इस जीवाणु के दूर होती है। राइजोबियम, जो हवा से नाइट्रोजन खींचता है। एक्टिनोमाइसिटीज, एजोस्पाइरिलम, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोसिलिकस, इसमें फफूंद पाए जाते हैं, एस्परजिलस, राइजोपस, इसमें क्रोकोस्ट्रोकस। मतलब इतने सुडोमोनास, इतने प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो वातावरण से नाइट्रोजन, जमीन के आसपास से फॉस्फोरस, पोटास, मतलब जितनी भी चीजें हैं, ये जड़ों को देते हैं। और इसमें प्रकृति की शक्ति देखिए, इसमें मर्जी चलती है। अगर आपने यूरिया डाले, तो समझ लीजिए कि आप एक गेहूं का पौधा है, आप एक बार में 4 रोटी खाते होंगे। आपने किसी को पकड़े और 80 रोटी उसके मुंह में डाल दी। मुंह में डालने से क्या होगा कि उसकी सांस लेते नहीं बनेगा। अब पौधा तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसमें प्राण रहते हैं, तो योग लगाता है वो, और अपना कलर चेंज करता है, और शत्रु कीट को बोलता है कि मुझे आके काटो। वो कीट काटते हैं
और उनका नाइट्रोजन रिलीज होता है। दूसरा, आपको बहुत तेज प्यास लगी, मैंने आपको नारियल पानी पकड़ा दिया स्ट्रॉ के साथ, आपने जितनी मर्जी मस्ती से पी और उसको रख दिए। यही ऐसा काम करता है कि हमारे वातावरण में 78.6% नाइट्रोजन है। ये वातावरण से नाइट्रोजन खींचता है और जड़ों को देता है जीवाणु, और फिर जड़ कहती है भैया मुझे नहीं चाहिए, हम मर्जी चलती है, मतलब भाई बहन वाली मर्जी है, मम्मी पापा वाली मर्जी की मम्मी, अब मुझे नहीं चाहिए। तो इतना जबरदस्त प्रकृति की शक्ति है, तो इसमें ये पाया जाता है। अब चमत्कारिक तौर पे आप देखिए कि जब ये सब तत्व एक साथ मिलते हैं गोबर से, तो पादप वृद्धि कारण हार्मोन या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है। ऑक्सिन जो हमारे पौधे का मेन हार्मोन है, ऑक्सिन इसमें डेवलप होता है, साइटोकाइनिन डेवलप होता है, इंडोल एसिडिक एसिड होता है इसमें डेवलप, इसमें जिब्रेलिक एसिड होता है। मतलब जितने भी मुख्य हार्मोन्स है जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है, हमारे पेड़ पौधों का निर्माण होता है, ये गोबर और इनके सूक्ष्म जीवों और जब तत्व मिलते हैं आपस में तो प्राकृतिक तौर पे होता है। इससे हमारे पेड़ पौधे मजबूत होते हैं, उसमें कीटनाशक की जरूरत नहीं होती, कीट नियंत्रक की जरूरत होती है, फूल वर्धक फल वर्धक इतने अद्भुत हमारे होते हैं। ये हमारे गोबर की शक्ति है। गौमूत्र, मैंने आपको पहले ही बताया कि गौ माता, आप एग्जामिन कर लीजिए, गौ माता मूत्र नहीं देती, गौमूत्र औषधि देती है, इसको हम मूत्र नहीं कह सकते, इसलिए गौमूत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब गौ माता गंदे से गंदा पानी पीती है, इंटेक लेती है, इंटेक क्या लेती है? खराब, लेकिन आउटपुट अच्छा देती है। हम इंटेक अच्छा लेते हैं और आउटपुट खराब छोड़ते हैं, लेकिन ये चमत्कार है। तो गौ, अभी आधुनिक विज्ञान के हिसाब से गौमूत्र की क्या, हमारे आयुर्वेद में तो इतने इसके गुण लिखे गए, अद्भुत, एक तरीके से अमृत समान है ये, दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिटॉक्सिफाई शुद्ध करने वाला है। लेकिन आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरीके से नहीं खोज पाई। आधुनिक विज्ञान इसके बारे में ये कहती है कि इसमें 95% पानी रहता है, जिसको मैं नहीं मानता, लेकिन चलिए आधुनिक विज्ञान के हिसाब से हम समझ लेते हैं कि 95% पानी, 2.5% यूरिया मतलब नाइट्रोजन एमोनिया के फॉर्म में इसमें रहता है। कि अगर हम गौमूत्र को 200 लीटर पानी में मिला के अपने खेत में ब्रॉडकास्ट करते रहे तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो एंजाइम्स के कारण, जैसे गुड बैक्टीरिया जो हमारे खाने पाचन क्रिया को सही करते हैं, इसलिए हमारी धरती माता को सही करते हैं। इसमें यूरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड जिससे हमारा कार्बन बढ़ता है, इसमें सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, पोटास, फॉस्फोरस, सल्फर जिससे रोग नहीं लगते, मतलब अद्भुत, जिससे हमारे उसमें एक तरीके से फफूंद ये सब नहीं आती, मतलब जबरदस्त तरीके का इसमें सिस्टम है। इसके अलावा गौमूत्र में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जिससे बहुत अच्छा उसका निर्माण होता है। तो इतना अद्भुत है ये गौमूत्र, और इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अंदर से हमको शुद्ध कर देते हैं। इसमें बहुत ना के मात्रा में क्यूकिमिन पाया जाता है जो हमारी हल्दी और इसमें पाया जाता है, जो कैंसर तक से लड़ता है। मतलब हमारा गौमूत्र देसी गाय का भी अद्भुत है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि देसी हमारी जो गौ माता है साक्षात ईश्वर का रूप है। हम गौ माता नहीं पालते, गौ माता हमें पालती है। जब किसान जो 10 एकड़ का किसान है वो 1 एकड़ में प्रकृति खेती चालू कर दे, 5 एकड़ का किसान आधा एकड़ में कर दे, क्योंकि हमारी गौ माता साक्षात ईश्वर का रूप है। ये दूध निकालने की मशीन नहीं है, इसके गोबर गौमूत्र में अद्भुत शक्ति है जो किसान को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और बिना कोई लागत की अद्भुत खेती, जिसका उगाया अन्न सिर्फ मध्य प्रदेश, भारत नहीं पूरे विश्व में जाएगा, जैसे हमारा पहले जाता था। और आने वाले समय में देखिए अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आज हम जो गेहूं, चावल, धान जो भी चीज उगा रहे हैं, अगर हमको विदेश में भेजना है वो तुरंत चेक करते हैं, अनाज को तुरंत चेक करते हैं और उसको सर्टिफिकेशन देते हैं, और वो तुरंत हमारा अनाज चेक करते हुए बोलते हैं इनका अनाज तो बहुत लो क्वालिटी का है। विदेश में नहीं जाता हमारा इतना जितना जाना चाहिए। लेकिन जब हमारा गौ आधारित खेती से इतना अद्भुत हम अनाज उगाएंगे, देसी बीज वाला अनाज उगाएंगे, तो पूरे विश्व में जाएगा, किसानों को पैसे भी अच्छा मिलेगा। हम वासुदेव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करेंगे कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और हम उसको अच्छा खिला सकते हैं। किसान उन्नत हो जाएगा। हमारा अभी 7% गेहूं या तो गोदामों में चले जाता है या सड़ा के दूसरे उपयोग में चले जाता है, सही तरीके से हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। इतना प्रोडक्शन हमारा होता कि जितना हम खाने के बाद भी हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता, लेकिन उसका रेट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हम दुनिया को मार्केट नहीं बना पा रहे हैं। और हम विश्व गुरु क्यों थे? हजारों साल तक हम जम्बो द्वीप या सोने की चिड़िया क्यों थे? क्योंकि हम पूरी दुनिया को मिर्ची, मसाले, गेहूं, चावल देते थे और पूरी दुनिया हमारा मार्केट था। और ये सच है। और ये गौधारित खेती
अद्भुत चमत्कारिक खेती के कारण था। किसी की शादी होती थी तो गौदान देता था, कोई शांत होता था तो गौ माता दी जाती थी। क्या हमारे पूर्वज कोई भी बड़े प्रोग्राम में गौ माता को सबसे आगे रखा जाता था? क्या हमारे पूर्वज बेवकूफ थे? नहीं, वो ऋषि मुनि थे, वो देवता समान थे, उनकी अद्भुत बुद्धि थी। आप प्रकृति खेती में एक गाय रखिए, जो भी किसान भाई है, गौ माता रखने से आप 1 एकड़ में शुरुआत कीजिए। जीवो जीवस जीवरम के तरीके से 10 लीटर गोबर गौमूत्र को सही तरीके से 200 लीटर पानी में मिला के उपयोग कीजिए। उसकी विधि को आप अच्छे से समझिए। उसके अलावा दूध जो आपको मिल रहा है वो बोनस है, जो घी मिल रहा है, पंचगव्य मिल रहा है, वो आपका बोनस है। गोबर गौमूत्र सबसे ज़्यादा कीमती है, गौमूत्र, गोबर, और तीसरे में दूध आता है। अब अगर आप गौशाला में गौ माता को रखते हैं तो ऐसा हमको सिस्टम रखना है कि हम प्राकृतिक रसायन बनाएं, जो हमारे मौसमी फलों से मिलता है, पत्तियों से मिलता है, जिसको हम किण्वन प्रक्रिया से बायो कैटेलिस्ट या प्राकृतिक रसायन कहते हैं। हमने 30 रुपए के खर्चे में 10 लीटर बनाया, 1 साल तक चलेगा। उसको हमारे गौ माता का हम जो पानी देते हैं उसमें डालें तो उनको कैल्शियम मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलने लगेगी। गौ माता को ऐसा सिस्टम जमाएं कि आपका अगर 10 एकड़ का खेत है तो आधा एकड़ सिर्फ गौ माता के लिए रखिए, जहाँ वो खुले में विचरण कर सकें, जहाँ आप थोड़े में उनके लिए उगा सकें। और उसके अलावा अगर गाँव में है कहीं है तो ऐसा सिस्टम जमाइए कि एक चरवा मिल जाए और आसपास कुछ ऐसी खाली जंगली जगह आसपास आपके, वहाँ उनको विचरण की जगह मिल जाए। पहले जब गाँव वाले बसते थे तो वो क्या करते थे कि गाँव बसाते थे और एक हल्का प्रकार का पत्थर लेते थे और उसको 3 बार फेंकते थे और वो जहाँ तक जाता था उतनी गोचर भूमि हो जाती थी। मतलब इंसान के रहने के लिए अगर 10,000 स्क्वायर फीट मान के चलिए तो गौ माता के लिए वो 30,000 या 40,000 स्क्वायर फीट रखते थे, मतलब 3 से 4 गुना ज़्यादा। अब तो चलिए अतिक्रमण होने लगा, गोचर भूमियों में बहुत तकलीफ होने लगी, लेकिन अभी भी हमारे उसमें आसपास जंगल ऐसी चीज़ें हैं। अगर समाधान की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अगर हम हमेशा नकारात्मक विचार या नकारात्मक बात करेंगे तो फिर कोई चीज़ का हल हो ही नहीं सकता। गौ माता, अभी विदेशों में काऊ कैटलिंग चल रही है कि गाय को गले लगाएं। सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है हमारी गौ माता। हमारी गौ माता की पूंछ में साक्षात हनुमान जी का वास है कहते हैं। आप गौ माता की पीठ में हाथ फेर लीजिए, आपका बीपी शुगर नॉर्मल हो जाएगा। आप गौ माता को गुड़ खिला लीजिए, उन्होंने आपके हाथ की रेखाओं को टच कर दिया। आपकी, देखिए, कर्म सबसे जरूरी है। कर्म के साथ कहते किस्मत, आपकी किस्मत बदल जाएगी। कोई काम नहीं हो रहा है, गौ माता को हाथ फेर के आप कान में बोल दीजिए। आप कितने भी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा में है, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप बहुत तकलीफ में है, गौ माता के पास 5 मिनट समय बिताइए, उनको घास खिलाइए, हाथ फेरिए, आपका मन शांत हो जाएगा। एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा, एक चेतना आपकी उसमें जागृत हो जाएगी। आप पुरुषार्थ करने के लिए बहुत ताकतवर हो जाएंगे। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें भारत जैसे अद्भुत देश में हमको जन्म हुआ है और गौ माता हमारे साक्षात ईश्वर का रूप है। इसको हमको समझना है और हमारे धरती माता, हमारे देश को हमको उन्नत बनाना है, क्योंकि वो संस्कृति, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता उसको अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं हो। हमारी संस्कृति सनातन है, अमर है, सबसे पुरानी है, अद्भुत है। दुनिया की जितनी भी संस्कृति है उसमें हमारी सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। आज मैं 2-3 दिन से मैं उज्जैन में हूँ, बाबा महाकाल की प्राचीन और पवित्र नगरी में, जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है, जिसने पूरी दुनिया को विक्रम सावन 2080, मतलब राजा विक्रमादित्य ने ऐसा कैलेंडर दिए जिसको पूरी दुनिया ने अपनाई। आज पूरी दुनिया ने विक्रम सावन कैलेंडर को उपयोग करके जैसे कैलेंडर ले ली। आज ये जनवरी, फरवरी, मार्च क्या है, ये सब हमारे उससे मिला हुआ है। अंग्रेजों ने जैसे उठा के इसका कॉपी कैट किए और जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के हिसाब से 2024 बता दिए। आप 2024 में अगर 57 जोड़ेंगे तो 2080 आएगा। तो हमको ये समझना है कि हमारा हिंदी कैलेंडर ही दुनिया को दिया हुआ है। इनका दिसंबर में नया साल आता है, हमारा अप्रैल मार्च के में क्लोजिंग के मार्च से आता है। क्यों? चैत्र से, क्योंकि सूर्य धरती की पूरी परिक्रमा करता है जब पहला साल होता है। इसमें पूरा वैज्ञानिक कारण है। इनके उसमें, हमारे उसमें पृथ्वी प्रकृति नहीं होना चालू हो जाती, तो अद्भुत है। तो अब मेरा समय हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं। अगर आपसे कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जय हिंद। जी अंकित सर, अभी आप उज्जैन में कृषि यहाँ पर अभी कृषि मेला लगा हुआ था, तो आप थोड़ी उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी,
जी, आप कृषि मेले में आमंत्रित थे ना, वहां पर गए थे, तो थोड़ा सा वहां पर का भी आप थोड़ी जानकारी दीजिए। जी जी जी। तो उज्जैन नगरी, प्राचीनतम नगरी में हम गए। ये भारत सरकार और एक संस्था द्वारा मिलके एग्री एक्सपो लगाया गया है, जिसमें पूरे भारत देश के और खासकर मध्य प्रदेश के उन्नत किसानों को बुलाया गया, उनका मेला लगाया गया, उनके उगाए हुए अनाज, कोदो कुटकी, मिलेट्स, जितने भी चीजें हैं वहां पे रखी गई। अच्छे वक्ताओं को बुलाया गया, जहां मुझे भी बोलने का सौभाग्य मिला। कृषि मंत्री जी से लेके शिक्षा मंत्री से लेके काफी लोग वहां पे पधारे और किसानों को मोटिवेट किए। और इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि गौ आधारित खेती या प्राकृतिक खेती को हम प्रमोट करें, लोगों तक जाए। लोगों ने गौ से बने उत्पाद, अनेक अनेक प्रकार के पंचगव्य, सैनिटाइजर, साबुन, अनाज, अद्भुत प्रोग्राम लगे। इसमें आधुनिकता और प्राचीन जो हमारी संस्कार है उनको मिला के एक अद्भुत कार्यशैली दिखाई गई। इतना ज्यादा खुशी हुई कि उज्जैन और आसपास के अद्भुत किसान वहां मिलने मिले, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, शुरुआत की है, कुछ सालों से कर रहे हैं। उन छुपे हुए हीरो को या उन छुपे हुए राष्ट्रभक्तों को सामने आने का मौका मिला और जागरूकता बढ़ी। देखिए, मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है। जिस तरीके से मार्केटिंग में हम लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि पानी मतलब बिसलेरी, ठंडा मतलब पेप्सी, कोको कोला, और खेती मतलब यूरिया, डीएपी। ये मार्केटिंग है और ये 30 साल में हावी हुई। इसके पहले ये सब चीज़ें नहीं थी कि किसान आत्मनिर्भर था, वैज्ञानिक था। तो इस चीज़ को अब हमको भी अपनी शक्ति से, जिस मंच में हम मिले, हमारे पुरातन अनाज, हमारे पुरातन गेहूँ, हमारे दिमाग में भर दिया गया मैक्सिको से गेहूँ आया था। अरे हमने पूरी दुनिया को गेहूँ दी। हमारे प्राचीनतम बंसी, ग्वाला, सोना मोती, खपली, ये ऐसे पुरातन गेहूँ हैं, जिसमें मैं गेहूँ के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सोना मोती, मोहनजोदड़ो सभ्यता का 5 साल पुराना गेहूँ, लगभग 5 साल पुराना, मोती के दाने के जैसा, दुनिया का एकमात्र गेहूँ जिसमें फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड, आसान शब्दों में, जिसको खाने से हमारा खून बढ़ता है। आधुनिक विज्ञान में गेहूं में बहुत हाइब्रिड तरीके से फॉलिक एसिड को इंजेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसको नहीं करा गया। ब्रेड में जो अलग आता है उसमें फॉलिक एसिड आर्टिफिशियल तरीके से डाला जाता है या दूसरे मिलेट्स मिलाए जाते हैं, लेकिन इसमें प्राकृतिक तौर पर रहता है। और सिर्फ फॉलिक एसिड गेहूं गेहूं और कोई दूसरे गेहूं में नहीं पाया जाता। आप गेहूं को छोड़िए, जितनी भी मिलेट्स इस संसार में, जितनी भी अनाज है, उससे 3 गुना ज्यादा इसमें फॉलिक एसिड है। इससे हमारा डीएनए स्ट्रक्चर सुधरता है, बर्थ इफेक्ट सुधरता है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को फॉलिक एसिड दिया जाता है। इसमें लो ग्लाइमेस इंडेक्स है, मतलब लो ग्लाइमेस इंडेक्स मतलब इसको खाने से हमारी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की मात्रा ऐसी मिक्स होती है कि इसमें हमारे शरीर में शुगर बहुत कम बनता है। मतलब लो शुगर है। शुगर वालों के लिए ये अमृत है। इसके अलावा लो ग्लूटेन है। लो ग्लूटेन मतलब आज का जो हाइब्रिड आधुनिक गेहूं है, आधुनिक विज्ञान में कहते हैं कि गेहूं जहर समान है। इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है जो हम खाते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया कि 99% बीमारी हमारे पेट से होती है। तो जो हम ये गेहूं खाते हैं, हमारे आंतों में चिपक जाता है और कई सालों तक चिपका रहता है। और सड़के क्या करता है, बीपी, शुगर, टॉन्सिल, कर्क रोग, अनेक प्रकार के ऐसे रोग देता है। लेकिन हमारे जो पुरातन गेहूं है, ये बहुत लो ग्लूटेन है, इसमें चिपचिपाहटपन बहुत कम है। इसमें मिनरल्स कंटेंट अद्भुत है। मतलब इसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन की मात्रा प्रचुर है। आज के गेहूं में जिंक की मात्रा लगभग खत्म हो चुकी है। जिंक की मात्रा अगर अच्छी होगी तो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी। इतना 13 ग्राम प्रोटीन है शरीर के लिए। मतलब अगर सोना, और मैं सबसे ज्यादा अपने गुरु मेरी माता और मेरी श्रीमती जी को मानता हूँ। मैंने अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक गेहूं उगाया और मैं सबसे पहले अपने घर की प्रयोगशाला में उनको देता हूँ। वो साफ कहती है गेहूं अच्छा है, ये बुरा, ये अच्छा है। हमने जितने भी गेहूं का उपयोग किया, सोना मोती गेहूं का उनने इतना अद्भुत बोले, उनको खाने में भी अमृत समान। इसके गुण तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, अद्भुत है। हर मंच में आके शक्तिशाली, उस मंच में भी मैंने शक्तिशाली आके किसानों भाइयों को सबको बताया, अब ये गेहूं लगाइए। एक बहुत चीजों में प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेरी श्रीमती जी का जब भी हम ब्लड चेक कराते थे तो 9, 9:15, 9 ऐसा निकलता, तो डॉक्टर कहता था कि थोड़ा सा कम है। 1 साल से हम सोना मोती गेहूं खा रहे हैं। मेरी श्रीमती जी का 11.2 ब्लड निकला। डॉक्टर भी बोला जबरदस्त। उसको खुद विश्वास नहीं कि मेरा ब्लड एकदम से कैसे बढ़ गया। पिछले 7-8 साल से मैं जब भी चेक कराती थी थोड़ा सा कम ही होता था। तो आप सोचिए कि हमारे घर में किसी को खून की कमी नहीं होगी।
इतना अद्भुत गेहूं हमारे पूर्वज खाते थे, लेकिन हमारे दिमाग में क्या मार्केटिंग भर दी गई कि अमेरिका में जो सुअर खाते थे वो मैक्सिकन गेहूं हमको दे दिया, हम भूखे रहते थे, हम ये करते थे। अरे उस समय जब उनने वो बोले थे तो पाकिस्तान ने हमारे पर हमला किया, 1962 में चीन ने हम पे हमला किया, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम से गड़बड़ा गई, हम आजाद होने के बाद चीजों को चालू कर रहे थे, तो बहुत सारी तकलीफें थी, इसलिए कुछ समय हमारे यहाँ तकलीफ हुई। और कुछ अंग्रेजों द्वारा कृत किया गया, जो हमको गुरुकुल से हटा के हमारी शिक्षा को कम कर दिया गया, और उनकी इस जहरीली खेती में हम फंसते चले गए, इस चक्कर में दिक्कत हुई थी। तो उज्जैन में इस अद्भुत प्रोग्राम को फिर से उनकी पूरी टीम को भी नमन करता हूँ कि जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हमें हमारी संस्कृति पे गर्व की अनुभूति नहीं होगी, तो हमें ये तकलीफ आएगी। तो अद्भुत प्रोग्राम था। इसके एग्री एक्सपो इंडिया के नाम से आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। अद्भुत वक्ता लोग आए थे, अद्भुत वातावरण था। मैंने भी पूरी शक्ति से अपनी बातें वहां पे रखा, और मैं तो आप में से सब लोगों को भी बोलूंगा कि सिवनी पधारिए, हमारे यहाँ की प्रकृति खेती देखिए, हमारे यहाँ की गौशाला देखिए, अद्भुत है, जबरदस्त है। आपको यकीन नहीं होगा जो मैं आपको सोनामोती गेहूं के बारे में बता रहा हूँ, मैं इसकी फोटो पोस्ट करूंगा। श्री श्री रविशंकर जी ने 80 टन इसकी पैदावार ली, 150 रुपए किलो में इनने बेचे, और इनके पास स्टॉक खत्म हो गया। तो अद्भुत गेहूं है, लोगों को तक ये पहुंचे, किसान उन्नत हो, लोग उन्नत हो, और शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी हमारा धन है। इसको हमको समझना पड़ेगा। और गौ आधारित खेती, गौ माता हमारे जीवन से हटेगी तो हम संस्कार विहीन हो जाएंगे, क्योंकि संस्कृति से ही संसार बनते हैं। अपनी संसार को बदलना, अपनी संस्कृति बदल दीजिए, आपका संसार अपने आप बदल जाएगा, और गौ माता उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी जी, बहुत सुंदर अंकित जी, बहुत ही जानकारी दे रहे हैं, बहुत पूर्ण। और मैं एक बात पूछना चाहती थी कि आप पिछले बार भी खेती के बारे में बताया, मगर आप मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा, अपने खेती का जो मार्केटिंग करते हो वो कैसे, किस प्रकार से करते हो, थोड़ी जानकारी। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, तो फेसबुक पे उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम में उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स, ट्विटर में उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स। समय को पकड़ने की उनके पास शक्ति थी, कि जब 2014 में कोई इसकी महानता नहीं समझता था, उनने पूरी शक्ति से अपने आप को प्रमोट किए। मैं आज अगर गेहूं में हल भी चला रहा हूं, तो मैं उसको सोशल मीडिया में डालता हूं। अगर मैं कोई चीज को उगा रहा हूँ, उसके बारे में पूरी चीजें मैं पता करता हूँ, और पूरी शक्ति से हर प्लेटफॉर्म में उसके बारे में रखता हूँ। देखिए, हमारे पुराने जमाने में हर एक किसान वैज्ञानिक था, खुद वो हर चीज करता था। और जब आपका मन शांत होगा, जब आप योग करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें हमारी दिनचर्या बदलना है। दिन में 1 घंटे हमें योग और मेडिटेशन या ध्यान करना है, जिससे हमारी दिन भर की, जैसे मैं सुबह उठते ही पानी पीता हूँ, झूठे मुंह पानी पीने के बाद, त्रिफला चूर्ण लेने के बाद मैं आधे घंटे योग में बैठ जाता हूँ, मतलब आंख बंद करके परमपिता परमेश्वर परमात्मा का ध्यान लगाता हूँ। उस आधे घंटे में मेरी दिन भर की प्लानिंग बन जाती है, सब कुछ विजुअलाइजेशन अपने आप चलने लगता है कि आज मुझे ये करना है, आज ये करना है, मुझे आज ये पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं ध्यान करने के बाद, गीता या अष्टांग हृदय पढ़ने के बाद फिर योग करता हूँ 15-20 मिनट। ये मेरा मतलब, जो सबसे पहले अगर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, तो 4 से 6 में उसका पूरे दिन भर का प्लानिंग बन जाएगी। और जिसकी प्लानिंग नहीं है जीवन में, कि मुझे आज हर दिन एक कर्म करने के लिए, हमारे हर दिन में हमारी एक प्लानिंग होना चाहिए, तो ये 2 घंटे आपको दुनिया में कोई परेशान नहीं करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में ना आपके परिवार वाले रहेंगे, ना आसपास के कोई रहेंगे। ये 2 घंटे आपके जीवन के, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आप दिन भर की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद किसान को जो चीज उगा रहा है, सबसे पहले तो उसको गौधारित खेती करनी पड़ेगी, और गौधारित खेती करने के बाद पूरी शक्ति से हर प्लेटफॉर्म में, शर्माना नहीं है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है पता है? आईना। हमारा गुरु होता है वो। आप सबसे पहले आईने के सामने, कांच के सामने बोलना चालू कीजिए। ये मत सोचिए हम कैसे लगेंगे। हमारे मन में, हमारे दिल में अगर देश भावना है, देश हित है, तो हमको ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांच में बोलिए 2 मिनट कि ये मेरा गेहूं है, ये मेरी चीजें, मैं ऐसा। आप अगर 15 दिन तक लगातार आईने के सामने बोलना चालू कर देंगे, 16वें दिन में आपको शक्ति दे रहा हूं। मैं भी 3 साल पहले से बोलना चालू किया, मैं भी नहीं बोल पाता था, मैं भी बहुत अंतर्मुखी था। ऑटोमेटिक आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, भावना, कर्म और कोशिश। आप जब इस तरीके से इसको करेंगे, और फिर आप जो चीज उगा रहे हैं
उस मैं आपको यकीन नहीं होगा, मेरा 250 कुंटल गेहूं इस बार हुआ, 150 कुंटल मेरे शहर में बिक गया। बड़े बड़े अधिकारी सब लोग, अभी एसपी साहब नए, पिछले साल एसपी साहब भी लेते थे। तो मैं बाहर बेचने की कोशिश करता हूँ। नागपुर से मेरे ऑर्डर, अभी मैं माधव आश्रम गया था, रास्ते में रुकते हुए भोपाल, तो उनने मेरे को सोना मोती, ग्वाला और बंसी का मैंने बहुत शक्ति से बातें रखा, 10 कुंटल का ऑर्डर मिल गया और 20 का और बोल रहे थे। मतलब मैं अभी 10 ही पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि जहां मैं सिवनी शहर में रहता हूँ, मैं अपने शहर वालों को तो खिलाऊं पहले, अच्छा फिर मैं चाहूं तो झूठ बोल के पूरे मार्केटिंग करके सब जगह बेच सकता हूँ। लेकिन नहीं, मेरे पिताजी कहते थे कि ऐसा बनो कि पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा बनो पैसा आपके पीछे आए। तो राष्ट्र भावना के साथ, सच्चाई के साथ मुझे काम करना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मार्केटिंग और गलत तरीके से चीज उगा के बेचने की कोशिश करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है, लेकिन भावना अच्छी होना चाहिए। तो हर प्लेटफॉर्म में आपका उगाया चीज अमृत है, और अमृत को शक्ति से बताइए कि वो अमृत है, उसके बारे में जानिए कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। आप मुझसे डिस्कस कीजिए कि मैं ये वाला गेहूं उगा रहा हूँ, ये धान, और आपके यहाँ की जो धान है, जो आपके यहाँ की देसी धान है, जैसे हमारे यहाँ की चिन्नौर बालाघाट के आसपास की है, हमारे बालाघाट से पास पड़ता है, राष्ट्रपति भवन तक जाती है, जीआई टैग मिला है। अभी हमारे सिवनी लोकल का जीरा शंकर, यहाँ आप बनाएंगे 300 मीटर तक खुशबू आएगी, अगर 1-1.5 महीने बाद उसका जीआई टैग मिल जाएगा। मैं पूरी ताकत से उसके बारे में बताऊंगा, उसके गुण के बारे में बताऊंगा, शक्ति के बारे में बताऊंगा, उसके प्रमाण के बारे में बताऊंगा। देखिए, अमृत कुछ अमृत बता के आप ताकत से बेचेंगे, लोग तो जहर को अमृत बचा के बेच रहे हैं और उनका बिक रहा है, तो हम तो अमृत बेच रहे हैं। तो हमें हमारी पूरी शक्ति से हर प्लेटफॉर्म में आगे आके राष्ट्र भावना के साथ, वीडियो में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अभी मैं जो प्रोग्राम में गया था, मैंने 100 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया, मैंने एक बटन दबाया, इस 100 ब्रॉडकास्ट लिस्ट में चले गई अलग अलग तरीके से। इसको थोड़ा सा आप सीखेंगे कि व्हाट्सएप में कैसे ब्रॉडकास्ट बनता है, थोड़ा सा आपको यूट्यूब में देख के सीखिए। एक बार में 20,000 लोगों तक चले गया, और मेरे पास जितने भी 100-150 व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें मैंने पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज है। जब लोग बुरी चीज, मेरी बिटिया यूट्यूब से बहुत सारी चीजें सीखती है, आज की नई जनरेशन सोशल मीडिया से संस्कार सीख रही है, तो क्यों ना मैं पूरी शक्ति से संस्कार अपने सोशल मीडिया में डालूं, हर प्लेटफॉर्म में डालूं, हर शक्ति से डालूं। तो हर अपने आप में मार्केट वाला आदमी है, किसान तो अपने आप में इतना चमत्कारिक होता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमें हर प्लेटफॉर्म में अपनी शक्तिशाली सी चीजें से बेचना है। फिर हमारी पैकिंग धीरे धीरे हम उन्नत हो रहे, तो हमारी पैकिंग अच्छी कीजिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो चीजों को आप करते जाइए, सीखने की शक्ति, ललक हमेशा अपने पास रखिए, तो ऑटोमेटिक आपको आपका सामान घर से बिक जाएगा। और फिर जब बहुत तरीके से हमारा प्रोडक्शन होने लगेगा, तो भारत सरकार हमको बोलेगी कि भैया स्विट्जरलैंड पे पहुंचा दो, अमेरिका के देश में पहुंचा दो, यहाँ पहुंचा, पूरा विश्व हमारा मार्केट है। था वासुदेव कुटुंबकम क्यों था? क्योंकि पूरे विश्व हमारा परिवार था, पूरा विश्व हमारा मार्केट था। तो इसको हमको समझना है। हमारे जो बड़े लोग हैं, या हमारे जो गुरुजन है, या मोदी जी जैसे लोग हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इनसे सीखने मिलता है। हर दिन उठो, हर दिन चलते रहो। हमारे महाराज श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और आप लोगों की टीम के लिए भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जो तो इतना अद्भुत काम कर रहे हैं। आप भी देखिए सोशल मीडिया का कितना जबरदस्त उपयोग कर रहे हैं, कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे में जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन अग्नि में पकता है, तब धुन में खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान है, क्यों सोचे राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सकारात्मक रूप, हर चीज सकारात्मक के साथ करना है, हम बदल जाएंगे, हमारा संसार बदल जाएगा। नमस्कार जी। बहुत सुंदर, बहुत ही ऊर्जा के साथ आपने बहुत अच्छी बातें रखी। और आगे हमारे सदन में जो भाई बहन आपसे अगर सवाल करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। जी, आदरणीय बनी सिंह भाई साहब हैंड रेज किया है। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। साथ में आज के मुख्य अतिथि अंकित जी, आपके मित्र, शायद मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात से सहदेव भाटिया जी भी है, जी 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 वो जी भी जी हमारे मित्र हैं। जी जी। उन्होंने आपको सदन में लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमको सुझाव दिया था कल। नहीं, उनको बहुत बहुत प्रणाम, और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद।
जी जी, मेरा निवेदन ये था आप लोगों से, जैसे सोना मोती गेहूं है या कोई सी सब्जियां जैविक उत्पादन कर रहे हैं, उसका उत्पादन ना गिरे और उत्पादन भी अच्छा है, ऐसा कोई शेड्यूल या कोई ऐसा चार्ट बनाया है क्या आपने कि जैसे 1 बीघे जमीन में हम गेहूं लगाएंगे, उस गेहूं को अपन ये पोषक तत्व या ये रूटीन देंगे तो वो अपना उत्पादन नहीं गिरेगा और उत्पादन भी अच्छा आएगा, ऐसा कोई आपने शेड्यूल बनाया है क्या? जी जी बिल्कुल। तो देखिए उसके बारे में बताइए थोड़ा, गेहूं के बारे में, जैसे नाइट्रोजन वगैरह की कैसे पूर्ति करते हैं आप लोग? देखिए मैं यही बता रहा हूँ भाई साहब कि अ, हमारा जो प्राकृतिक, आप 1 एकड़ में पहले शुरुआत कीजिए। 1 एकड़ में हम कैसे शुरुआत करें कि गौ माता का हम पहले उपयोग करें। अब हम इसको मैंने जैसे बताया कि गोबर में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, हमारे गौमूत्र में प्रचुर मात्रा में। हमें क्या करना है, इसका तरीका हमको पहले समझना पड़ेगा कि हमने एक 200 लीटर की टंकी लिए, ताजा गोबर 10 किलो लिए, 10 लीटर गौमूत्र लिए, और कोई भी बड़े पेड़ की मिट्टी, बड़े पेड़ की मिट्टी मतलब आम का हो, पीपल का हो, नीम का हो या बरगद का हो। यहाँ ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा अच्छा होने से क्या होता है कि वहां सूक्ष्म जीव की पैदावार होती है, केचुए आते हैं, छाव रहती है। छाव रहने से क्या होता है कि हमारे सूक्ष्म जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल मतलब वो धूप सहन नहीं कर सकते, इसलिए वहां छाव रहती है। तो वहां राइजोबियम, माइक्रोराजा, ट्राइकोडर्मा, ऐसे सूक्ष्म शक्तिशाली जीव, जैसे आप या हम, जैसे मैं सिवनी में रहता हूँ, वहां के वातावरण के कारण मैं वहां का वातावरण शक्तिशाली तरीके से सहन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देसी हूँ, मैं वहां का हूँ। अगर मैं कश्मीर चले जाऊंगा तो इतनी ठंड में 15 दिन बाद में खुद बोलूंगा भैया मैं सिवनी में रहूंगा, भैया मेरे को वहीं अच्छा लगता है। या केरला में जो इतनी गर्मी में रहता है वो वहां पे उसको वहां अच्छा लगेगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे देसू जीवाणु है। इनका जब हम उपयोग करेंगे, जो जीवो जीवस जीवनम, हमारे सर के ऊपर 78.6%, मतलब पूरे वातावरण में नाइट्रोजन भरा पड़ा है, ये सूक्ष्म जीव उसको आके लेंगे। और जब हम ये इसका एक मुट्ठी मिट्टी में लाके, गुड़ गुड़ खाने से या कोई भी मीठे फल खाने से, हमारा मीठा खाने से शरीर मोटा होता है, इनको हम बढ़ाएंगे। और जब हम जमीन में स्प्रे करेंगे, जब पानी देंगे 2 बार 3 बार या 4 बार, तो उसका हम स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे करने से क्या होगा, करोड़ों जीवाणु वहां पहुंच जाएंगे, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। देखिए जंगल जीता जागता एग्जाम्पल है। यूरिया डीएपी तो छोड़िए, वहां पानी भी नहीं डालता, कितना घना जंगल होता है। तो हमको पहले मानसिकता से हटना पड़ेगा। यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है, आपके डीएपी में नाइट्रोजन और फोस्फोरस होता है, एनपीके में नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटास होता है। लेकिन हमारे गोबर गौमूत्र और सूक्ष्म जीवाणु में तो सब कुछ है भाई साहब, कुछ जरूरत ही नहीं है। आपको मिट्टी भी चेक कराने की जरूरत नहीं है, आप सही तरीके से कीजिए। इसके कुछ मॉडल्स हैं। इसका मुख्य है कि गोबर गौमूत्र, फूल पत्ती और फल का रस, इसको हम सही तरीके से बनाएं। और अग्निहोत्र में जो राख होती है, जिसको हम भभूत कहते हैं, वो अपने आप में फोस्फोरस, पोटास, मिनरल कंटेंट का भंडार है, मतलब डीएपी का बड़े पापा है। जब हम सिर्फ गौ माता को रख लें और आसपास हमारे फूल पत्ती और फल जो उगाए उससे हम बनाएं, किण्वन प्रक्रिया से 1 किलो फूल की शक्ति हम 1000 गुना फूल की ताकत बना सकते हैं। तो ये तरीका है। मेरा यूट्यूब चैनल है मालू जी की पाठशाला, ये अंकित मालू भी आप डालेंगे तो नेट में आ जाएगा, ANKITMLOO। तो आप उसमें पूरी वो शैली देख सकते हैं। मैं 55 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ भाई साहब, बहुत जबरदस्त होती है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। और बीज खुद का होता है, हम चयनित प्रणाली से बीज बनाते हैं। जैसे इस बार हमारा पूरा सोना मोती लगा है, 10 एकड़ में लगाने में 2 एकड़ वाले उस एरिया में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो उसको हम पहले हाथ से कटवा के बीज के लिए अलग रख लेंगे, राख में दबा के। तो अगली बार वो और शक्तिशाली होगा। ये देसी बीज है, ये हजारों साल तक आंधी तूफान पानी सब कुछ सहन किए हैं। पहले आप विश्वास मत कीजिए, पहले आप क्या कीजिए, आधा एकड़ में शुरुआत तो करके देखिए, अद्भुत परिणाम है। और दूसरा, जैविक नहीं प्राकृतिक, जैविक में फिर मार्केट आधारित आपको चीज। हमारी प्राकृतिक खेती में 30 साल पहले 40 साल पहले कोई बाजार नहीं होता था भाई साहब, अनाज बदले अनाज लेता था आदमी, खुद के बीज होते थे, खुद की खाद, सब कुछ होती थी। और गोबर खाद को कैसे बनाए, यही हमारे गोबर को छाव में रख के, जीवो जीवस जीवनम, करोड़ों जीवाणु द्वारा, आदरणीय जैसे हमारा आप लोगों का मैंने आदरणीय आप लोगों का मैंने वो यूट्यूब देखा, सब कुछ देखा है, परंतु मेरा निवेदन ये था कि 1 बीघे जमीन या 2 बीघे जमीन में जैसे आप जीवामृत की बात कर रहे हैं, वो कितनी मात्रा में देना है? गाय के गोबर से केचुआ खाद जो डालते हैं वो कितनी मात्रा में देना है? ऐसा देखिए शेड्यूल बनाने की बोल रहा था मैं। और उत्पादन कि 1 बीघे में या 1 एकड़ में कितना उत्पादन आता है इसका? देखिए भाई साहब, मैं जो उत्पादन ले रहा हूँ सोना मोती का, 1 एकड़ में मेरा 10 से 12 आ रहा है। ये पुरातन है। और इस बार मैंने अब चयनित, पहली बार मैंने लगाया था तो मेरा 8 आया, दूसरी बार में 10 बढ़ा, और अब तीसरी बार में 12 तक आ गया, 10 से 12 के बीच, क्योंकि मैं चयनित प्रणाली से बीजों को अच्छा कर रहा हूँ। बीज देखिए जितना अच्छा होगा,
जहां जितना अच्छा बीज होगा उसको उतनी जगह को हम हार्वेस्टर से ना कटवा के हम अगर हाथ से कटवाएं, या अगर गौदारी, जैसे मेरे गौदारी खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 80 गौ वंश है, तो मैं मशीन से कटवाता हूँ क्योंकि मुझे भूसा फ्री मिल जाता है जबरदस्त। तो इस चीज को हमको समझना होगा भाई साहब। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे हम नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करते हो? नाइट्रोजन की पूर्ति गेहूं में, गेहूं पैदा नहीं हो रहे, 5-6 साल से गौ आधारित खेती कर रहे हैं। भाई जी क्या कहते हैं आप, प्राकृतिक खेती में बीज कौन सा उपयोग कर रहे हैं? बीज सब प्रकार के उपयोग कर लिए, ये अपना सरबती सरबती, तो सी आप 306 अच्छा 300, आप 306 कर रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं भाई जी? सिवनी मालवा। अच्छा सिवनी मालवा। देखिए 306 हमारा भोपाल और उस वाले एरिया में ज्यादा अच्छा होता है। आपके यहाँ कैसा हो रहा है और आपका क्या कहते हैं बीज कैसा, वो देखना पड़ेगा। आप ना सोना मोती या बंसी में जाइए और उसको बंसी भी लगा के देख लिया, बंसी भी नहीं पैदा हुआ। हाँ, तो आप क्या कीजिए, सोना मोती लीजिए और मेरा नंबर आप लीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर इसका तरीका बताऊंगा कि हमें इसको कैसे लगाना है। जैसे पहले हमको बीज को सही तरीके से छटिंग करके, बीज अमृत से संस्कार करके, और जो हमारी अग्निहोत्र की राख होती है, अगर आप 100 किलो अगर लगा रहे हैं तो उसमें 5 किलो अग्निहोत्र की राख मिलाई। जैसे लोग डीएपी मिलाते हैं ना, उसमें मिला के वो मिलाइए। और अग्निहोत्र की राख मिलाने के बाद आप अपनी उसमें लगाइए। और आप जब जब 3 पानी देंगे तो प्राकृतिक रसायन जो हमारा होता है, जैसे मौसमी फल में अगर हम सहजन का देख लें या जामुन का देख लें, या अभी फल का, अभी बरसात आएगी तो हमारे जामुन बहुत अच्छा लगेगा, उसका बनाइए और उसको प्रॉपर ब्रॉडकास्ट कीजिए उसमें सही से। और अगर आपके पास गौ माता है कि नहीं है भाई साहब? मेरे पास 100 गौ माता है। जी जी। तो जो जीवो जीवस जीवनम, हम जो घन जीवामृत या अमृत खाद बनाते हैं, आप मेरा खूब नंबर डाल दिया, पूरी जमीन को पटा दिया। जी। पूरी जमीन पटी हुई है गोबर से, नहीं, गोबर लेकिन से गेहूं नहीं, पैदा नहीं होता, बाकी दूसरी फसल पैदा हो जाती है। और मैं बोलता हूँ कोई आके करके बता दे मेरे खेत में। देखिए भाई और साहब, मैं दूसरा आपको गेहूं बताता 26 कुंटल 28 कुंटल पैदा होता है 1 एकड़ में। हूं। भाई साहब, जैसे आप गोबर बोल रहे हैं, तो आप जो गोबर कैसे डालते हैं आप ये बताइए। गोबर तो हमने पटा दिया और जैवामृत भी खूब डाल रहे हैं उसमें। नहीं नहीं, तो गोबर कैसे पटा रहे हैं आप ये तो बताइए। गोबर में गाय का गोमूत्र मिला के उसको, गोबर को पूरा सड़ा दिया, छाया में अभी भी ढेर लगा हुआ है जी। उसमें। मट्ठा अट्ठा भी मिला दिया, सब कुछ मिला दिया ये। और जो मिलाना सभी चीज मिलाकर पूरा उस खेत में पूरा डाल डाल दिया उसमें। अच्छा जी। जी। तो उसके बाद भी आपको उत्पादन नहीं मिल रहा है? उत्पादन गेहूं का नहीं मिल रहा। हम चैलेंज दे रहे हैं पूरे वैज्ञानिक को, सबको आके उत्पादन पैदा करके बता दे 20 कुंटल। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, भाई जी पूरे सुनिए। प्राकृतिक खेती करने वालों को चैलेंज दे रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। जैसे क्या हम्म कहते हैं कि हम्म आप जो गेहूं की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सरबती, दूसरी फसल पैदा हो रही, दूसरी हो रही, चना भी हो रहा है, मूंग भी हो रहा है, मूंग भी ठीक लगा है, जी जी, मैं सिर्फ ये कह गेहूं रहा हूँ। पैदा नहीं होता। नहीं, गेहूं पैदा जो नहीं हो रहा, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम्म। आप गेहूं सरबती या ये वाले गेहूं ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के गेहूं हैं। तो ये आपको शुरुआत में 10 से 12 ही कुंटल होंगे। आप 20 का भी सोच रहे हैं तो 20 कुंटल तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इस सरबती हमारे बहुत अच्छे गेहूं होते हैं। इसका हमको पैसा भी अच्छा मिलता है, 3 से 5 हजार रुपए कुंटल में। मैंने पूरे गेहूं बदल बदल के देख लिए सर। मैं 6-7-14 से खेती कर रहा हूँ, आप तो अभी 2-3 साल से कर रहे, 2014 से भाई जी मैं भी पूरे बदल बदल के देख लिए गेहूं, लेकिन गेहूं पैदा नहीं होते हैं। और कुछ तो पूरे आप गलती वैज्ञानिक कर रहे उनसे होंगे भाई बोले, वो जी। भाषण सब देते हैं। मैंने कि आओ ना करके बताओ क्या क्या होता है, गेहूं कैसे पैदा होता है, ये बता दो तुम तो बस। भाई जी मैं 55 एकड़ में भी लगभग 6 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। पूरे मेरे हम्म वीडियो डाले, आप सिवनी आइए, सिवनी हम्म आके आप देखिए कि कैसे होता है और कितना अच्छा होता है। आपकी जमीन कौन सी है, आपका पानी कौन सा उपयोग हो रहा है, ये सब चीजों को देख के करना नहीं, पड़ेगा। पानी भी हम ट्यूबवेल का करते हैं, उसमें नहर भी है हमारे यहाँ पर। नहर का पानी बिल्कुल नहीं देते हैं उसमें, जी। ट्यूबवेल का ही पानी देते हैं उसमें। अलग ही उसके लिए खेत है, दूसरे खेत का पानी भी नहीं आता, बफर जोन भी बना हुआ है। अच्छा, मिट्टी कौन सी मतलब है आपकी? जी, मिट्टी कौन से कलर की है आपकी? मिट्टी कुछ पिलोटा है मिट्टी। पेलोटा मतलब कैसे, लाल टाइप की है क्या? हाँ, पीली टाइप की हल्की। हाँ, तो देखिए क्या होता है, जो पीली मिट्टी या लाल मिट्टी होती है वो बगीचे के लिए बहुत उपयुक्त है। काली मिट्टी भारी अनाज के लिए बहुत अच्छी है। तो काली हम्म मिट्टी में बहुत ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है।
लाल मरो में इसमें आपको थोड़ा उत्पादन कम ही मिलेगा, क्योंकि वो अरे वही पीली मिट्टी में यूरिया डीएपी से 26 28 कुंटल गेहूं पैदा होता है। नहीं, 28 कुंटल तो पैदा होता है, लेकिन अब सबका ही गिर रहा है जी। पंजाब से लेके हर जगह का उत्पादन गिरते जा रहा है, जो जिनने इतना यूरिया डीपी का उपयोग किए हैं। और जो गेहूं उगा रहे हैं आप, वो हाइब्रिड उगा रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा देना ही पड़ेगा, लेकिन वो खाने के काम का नहीं है ना जी, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसको क्या कहते हैं, वो 1 रुपए किलो सरकार देगी, आम आदमी तो शरबत ही खरीद के मार्केट से लाके खाएगा, वो गेहूं तो पूरी खाएगा। दुनिया खा रही उनको, पूरी दुनिया हमारे इधर सब खा रहे, कोई जैविक नहीं खाता कुछ भी। अब देखिए, वो अब प्रचार ये करते भाई तो भी साहब वही बोल खाते। ही नहीं सकते। अब आप जब तक हमारे यहाँ आके देखेंगे नहीं, या हम आपके यहाँ नहीं देखेंगे, तो उसमें रोशनी डाल सकते हैं हम। जी जी जी, बहुत सुंदर अंकित सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि हमारा आदरणीय पटेल साहब, एक बार जी चले अपन देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलना पधारिए। है, मेरे उसमें गौ नंबर ले लेना इनका। के पास में ही जी मेरा जी, वहां पे है, सब लोग लगातार विजिट करते मेरा हैं। नंबर आमंत्रण है आप लोगों को कि पधारिए एक बार, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी जी जी, धन्यवाद। और आगे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ चलते हैं, आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते हैं। जी ओम सर। जी ओम नमस्कार। बहुत स्वागत है अंकित मालू जी का। बहुत सुंदर तरीके से आज आपने अपने अनुभव बताए, और ये देखिए जो आदान प्रदान अभी हुआ कितना बढ़िया है। हम तो कहते हैं यही आदान प्रदान बहुत जरूरी है, जी कि हम अपनी बात एक दूसरे को कहें, अनुभव बताएं, और उसका समाधान भी हम एक दूसरे से ढूंढने का प्रयास करें, जहाँ तक के हो सकता है, जितनी संभव है। अपनी स्थिति के अनुसार जो भी चीजें संभावनाएं होती हैं, कहीं पर कोई चीज अच्छी होंगी, कहीं पर कोई चीज उतनी अच्छी नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन साथ मिल करके अपने अनुभव का लाभ लेकर के अगर हम सकारात्मक रूप से अपने विचार रखते हैं, कार्य करते हैं, तो निश्चित है वह जो 28 कुंटल की बात कर रहे थे, वो 28 कुंटल क्या 30 कुंटल भी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरफ आप लोग प्रयास करेंगे और अपने अनुभव बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत इस मंच के माध्यम से भी कई सारी जो चीजें इस तरह की अनुभव आधारित हमारी जो चीजें हैं, कई बार वैज्ञानिक भी उसका सही रूप से जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकल है वो तो प्रैक्टिकल है। और कई बार हम लगता है कि हमने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी प्रकृति के सामने, प्रकृति के चीज में जो चीज कड़ी शायद मिस हो रही है, वो कड़ी को ही ढूंढने का प्रयास करना है, कि ऐसा क्या चीज मिसिंग हो रही है जिसके ऊपर हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है। या तो वो कड़ी को, ये प्रकृति को समझने का, उसके ऊपर जो उसके कार्य हैं, और इसको जो उसकी शक्तियां हैं, उसकी जो एनर्जी है, जो कि हमारे, जिसको हम कहते हैं कि न्यूट्रिएंट की एक शक्ति है। एक न्यूट्रिएंट हमें प्रकृति के माध्यम से मिल रहा है। हमने प्रकृति में और भी न्यूट्रिएंट डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी न्यूट्रिएंट की रिसाइकल करने के प्रकृति के अपने नियम हैं। तो इस प्रकृति के नियम को अलग अलग, और इसकी अलग अलग चीजों की अलग अलग साइकिल है। कार्बन की साइकिल अलग है, नाइट्रोजन की अलग है। और इसको जब उसमें रहने वाले जो भी जीव हैं, चाहे वो जीवाणु हैं, चाहे अन्य जीव हैं, जब उसका समुचित उपयोग कर पाते हैं, और जब ये साइकिल हमारी पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाती है, तब बिल्कुल बहुत बढ़िया एक कार्य होता है। तो यह प्रकृति को समझने का भी एक हमारे पास एक अवसर है, एक मौका है। और जो लोग इसको प्रकृति के साथ, जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि खेती भी करते हैं और उसके ऊपर अपने अनुभव, उसको नजदीकी से देखते हैं, उनके लिए कार्य करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो यह बहुत अच्छा अनुभव आज शेयर किया है। और मुझे लगता है कि हम इसी प्रकार से जो हम अनुभवों का आदान प्रदान हमारा नियमित रूप से चलता रह रहा है, चाहे योग की कक्षा है, चाहे प्राकृतिक खेती है, चाहे अन्य बहुत सारे विषय हैं जो इस मंच के माध्यम से यहाँ पर शेयर किए गए हैं। उस सब चीजों को तो हम हमारी एक क्षमता है, सब चीजों को हम अपनी स्थिति के अनुसार कई बार पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या उसमें पूर्ण रूप से हम कार्य नहीं कर पाते हैं। तो यह कार्य निश्चित रूप से आगे हम जब हम इस यात्रा पर चल ही रहे हैं,
तो इसमें निश्चित रूप से इसको हम जितना मन लगा करके, जितना ध्यान पूर्वक, जितना हम अपनी स्वेच्छा से इस कार्य को करेंगे, मुझे लगता है कि उसको आने वाले समय पर इसमें जरूर इसका लाभ मिलेगा। और कोई भी चीज एक दिन में संभव नहीं है। प्रकृति आधारित जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उसमें सारी व्यवस्थाओं को समझते हुए और उसके प्रति हमारा पूर्ण रूप से उसके प्रति नतमस्तक होते हुए, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रकृति का एक हिस्सा बन के, एक सहयोगी बन करके और उसके साथ मिल करके हम आगे बढ़ पाएंगे। और यह अनुभव जो हमें मिलता है, उसको हम निश्चित रूप से औरों को भी देते हुए उनको उनके जीवन में भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर आज की वार्ता, बहुत सुंदर आज की योग कक्षा। सभी को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। और ये यात्रा जारी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। और आगे हैंड राइज तो किए हैं, मगर विनोद भट्ट सर वरिष्ठ वैज्ञानिक है और उनकी आवाज नहीं सुनी है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। समय भी हो रहा है, तो 2 मिनट के लिए आदरणीय विनोद भट्ट सर। मेरी आवाज आ रही है विनोद भट्ट सर आप तक? जी बहुत अच्छा उद्बोधन रहा आज। और वैसे ये मैं बीच बीच में जरा अनुपस्थित रहता हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जब भी जुड़ता हूँ तो कुछ नई चीज सीखने को अवश्य मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी आवाज इन दिनों से सुनी नहीं थी। और आगे आदरणीय मेनपाल भाई साहब, सादर आमंत्रित है 2 मिनट के लिए। जी ओम सदन को मेरा प्रणाम। अंकित मालू जी हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि को कोटि कोटि नमन। जो बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही थी, जो खेती के बारे में, गाय के पर, तो समय को ध्यान में रखते हुए ज्यादा टाइम न लेता हुआ मैं सदन को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही हमारे किसान प्रगतिशील वे जुड़ते रहें और अच्छे अच्छे अनुभव अपने शेयर करते रहे। जिससे बात चल रही थी जो गेहूं के उत्पादन की, जो जमीन हमारी, पहले तो मिट्टी देखनी है कौन सी है, उस पे ही अगर मिट्टी बिल्कुल वो है रासायनिक से ज्यादा वो प्रभावित है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जीवामृत, ज्यादा से ज्यादा घन जीवामृत, तो हर पानी के साथ कम से कम 1000 लीटर जीवामृत बहाएंगे, तब जाके हमारी जो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और अच्छा उत्पादन बढ़ेगा। तो आप निराश मत होइए, आप लगातार निरंतर इस पे लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी और धरती माता और गौ माता आपको भरपूर पूरा साथ देगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात से आदरणीय भाई साहब, बहुत अच्छी। और आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को आमंत्रित करते हैं। हाँ जी, आदरणीय बहुत ही सुंदर वार्ता रही आज की हमारे मुख्य अतिथि जी द्वारा, और वो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। साथ में आदरणीय प्रतिभा जी ने सुंदर योग कराया। हाँ, ये बात है जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि ये प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, और उसमें अगर हम कतराएंगे कि जो कल नहीं आज होगा, ये कठिन है। इसलिए हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने कहा है कि कोई भी समस्या कितनी कठिन हो, लेकिन उसका हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, ये निश्चित बात है। और मैं आपके पास वापस आता हूँ, और हम इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। जी आगे आदरणीय शरद भैया।
जी ओम। जी ओम। आज की चर्चा बहुत बहुत अच्छी रही और जितना मंथन होता है कुछ ना कुछ अमृत अवश्य निकलता है और हर व्यक्ति, हर वैज्ञानिक, हर किसान में कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है और मैं ये जानता हूँ कि मुख्य अतिथि में भी कुछ विशेष गुण है। वो इतना 4 बजे उठने का टाइम और टाइम का मैनेजमेंट, और किसी भी खेती हो या किसी भी हो, अगर मैनेजमेंट नहीं है तो वो नहीं आप कर सकते। आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए हर चीज में। जो मुख्य अतिथि जी ने अपने को सिखाया है कि कैसे किसी चीज का मैनेजमेंट करना चाहिए और जिस तरीके से वो कर रहे हैं खेती देखने लायक है, जाना चाहिए। अभी इस उम्र में इतने पायदान ऊपर आना उनका बहुत रोचक है और बहुत उन्होंने गहन अध्ययन किया है और जो निरंतर उठते हैं वो ही ये कर सकते हैं, जो सोते हैं शायद वो ना कर पाए। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो बहुत उन्नति करें और ऐसे ही हमारे ग्रुप में हमेशा जुड़ते रहें और शिक्षा देते रहें। जी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। और आगे हमारे सदन में वरिष्ठ वैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र नागपुर से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद रंजना जी। सदन की चर्चा सुनने के बाद मुझे सिर्फ एक बात रखनी है। कल हम कुछ किसानों से बात कर रहे थे, तो एक किसान ने जो हकीकत रखी वही आज के ये गेहूं की मिसाल में कार्यरत होंगी। उन्होंने बताया कि उनकी बहुत अच्छी खेती होने के बावजूद उनको चने का उत्पादन एवरेज 3 साल का 4 क्विंटल पर एकड़ के ज्यादा नहीं आता और वहीं से 2 किलोमीटर दूर पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर न करते हुए भी आम किसानों को 10 क्विंटल आता है। तो निश्चित रूप से बोले हमने 2-3 साल प्रयोग करने के बाद में भी हमको ये पता चला फिर कि भाई सॉइल में ही कुछ ऐसा ऐसी स्थिति है कि जिस स्थिति से उत्पादन में ये बढ़ोतरी या कमी आती है। तो उनके दोनों गांवों का उन्होंने सर्वे किया। वो प्रोफेसर है, प्रिंसिपल थे, कल हमसे बात हुई तो उन्होंने बोले मैंने 4-5 किसानों का भी एवरेज देखा तो 2-3 किलोमीटर के अंदर भी इतना डिफरेंस आता है। मैं ये मिसाल इसलिए रख रहा हूँ कि गेहूं का उत्पाद कम होता जाता होता अब 2 किलोमीटर के अंतर में अगर ये डिफरेंस आता है तो निश्चित रूप से गुजरात में आने वाला उत्पाद और हमारे मध्य प्रदेश में आने वाला उत्पाद, इसमें निश्चित रूप से डिफरेंस आएगा। ये समझने की बात हमको करना है। बस इसी बात के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी बहुत सुंदर। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को फिर से आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, जो इनबॉक्स में एक मैसेज आया है, किन्हीं का आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। किनका है ये समझ में स्पष्ट रूप से नहीं आया। शुभकामनाएं जन्मदिन की। जी दिनेश भैया, ये इसका मतलब आदरणीय दीदी का जन्मदिन है, ऐसा है? मेरा नहीं है, ये इनका है। हो जी जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारे आदरणीय भाई साहब का जन्मदिन है, उनको सदन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हैप्पी बर्थडे। जी धन्यवाद। आज शाम को आए हम दीप यज्ञ करें सभी अपने अपने घरों में। जन्मदिन की शुभकामनाएं गायत्री मंत्र के साथ। जी हमारे साथ और भी जुड़े हुए सभी साथी है। आदरणीय कुलदीप उनियाल सर, 2 मिनट के लिए। भाई साहब जी मेरी आवाज आ रही है कुलदीप उनियाल सर? चलिए, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी भैया, सादर आमंत्रित है आप भी। जी सदन को प्रणाम। और आज का योग क्लास बहुत अच्छी रही और इसमें कृषि पे जो चर्चा हुई, जैसे आदरणीय शरद भैया ने कहा कि जब हम मंथन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलता है, तो चीजें इसी में से बाहर निकल के आएंगी, इसी में समस्याएं रखी जाएंगी सदन में, उसी में समाधान होता है। तो चर्चा एक सही दिशा में जा रही है और बहुत अच्छा सभी का उद्बोधन रहा
और आपके यहाँ जिनका जन्मदिन है उनको हृदय से हार्दिक बधाई। और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको एग्जीक्यूट करके बाहर लाना है। अभी हम लोग सही तौर पे कहा जाए तो सीख रहे हैं, क्योंकि जितना हमारे पूर्वजों ने किया उसका हम 10वां हिस्सा भी नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं इस सदन के माध्यम से किसानों को आपस में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है और उससे किसानों को कहीं ना कहीं लाभ होता है। जिस प्रकार से एक चेन होती है, एक कड़ी होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक कड़ी छूट जाती है, वो किसी न किसी के किसान के माध्यम से मिल जाती है। तो इस प्रकार से वो एक साइकिल पूरी रोटेट हो जाती है। तो मैं सभी को बधाई बधाई देता हूँ इसके लिए। और आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। हमारे भाई साहब का जन्मदिन है, उनको हृदय से हार्दिक बधाई, जय बिग बधाई। और जी ओम। आदरणीय रमेश भैया, और आगे आदरणीय दीदी बहन कल्पना कोटले जी को आमंत्रित करिए, उनकी आवाज सुने बहुत दिन हो गई। जी आदरणीय बहन कल्पना जी सादर आमंत्रित है अपनी बात के साथ। जी हाँ, प्रदीप राज वर्मा जी ने हैंड रेस किया है। चलिए आप थोड़ी सी बात कीजिए, क्योंकि समय की सीमा जी को देखते हुए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को बहुत बहुत साधुवाद। और जो आज मंथन हुआ है उसमें विशेष मैंने देखा कि बहुत सी चीजें उभर के सामने आ रही हैं। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मन जीवन हमको एक बार मिला है, इसके बाद पता नहीं कि कब मिलेगा। हमको जो भी चीज सीखना है बहुत लगन से, एक चीज में तो कम से कम मास्टर हमें बनना चाहिए, वो कोई भी चीज हो, कोई भी फील्ड हो। तो इसी के बारे में आज जिस तरह से मंथन हुआ, अंकित जी ने बहुत सी अच्छी बातें बताई और अपने चुनी मालवा वाले भैया जी ने भी उनको बात करी थी। किंतु मैं ये कहने को बात हूँ कि हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, कृषि संस्कृति को नष्ट करने के लिए मैक्सिमम गेहूं की जब बात चली थी ना, तो मैक्सिमम गेहूं से मेरा भी बहुत अच्छा परिचय है, क्योंकि उस समय फॉरेस्ट में रेंजर हुआ करता था। मैक्सिमम गेहूं हम मजदूरों को 5 रुपए मजदूरी होती थी तो 2 किलो मैक्सिमम गेहूं देते थे और 3 रुपए नकद दिया करते थे। तो मैक्सिमम गेहूं के साथ हमारी कृषि संस्कृति को नष्ट करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और एक किसी और एक देश का नाम मुझे नहीं पता है, 3 चीजें उन्होंने भेजी थी अपने यहाँ। सबसे पहली चीज भेजी थी घाव पान, जिसको नहीं समझ में, बड़े चौड़े पत्ते होते थे, हरी डंडी में उसका घाव पान के अलावा कुछ और भी नाम है, मैं याद नहीं आ रहा, हमारे उसको घाव पान ही बोलते थे। वो आए और खेतों में और शहरों के आसपास बिल्कुल छा गए थे वो, और बाद में फिर नष्ट किया हमारे यहाँ के लोगों ने, उसका बागड़ बागड़ बनाने में उपयोग करने लगे, जलाव भी लगाने लगे। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने भेजी थी गाजर घास, जो मैक्सिमम गेहूं के साथ ही आई थी, मैक्सिको से आई थी वो। गाजर घास में से कितना त्रस्त और हमारी खेती कितने पीछे हुई है ये आप सभी जानते हैं। तीसरी चीज उन्होंने भेजी थी ललतानिया। ललतानिया जो जंगल में बहुत बुरी तरह से फैल जाती है और जंगल की जंगल नष्ट कर दे रही है वो, किंतु हमने फिर भी उनमें कुछ ना कुछ उपयोग उनका निकाला है और उन पे कंट्रोल पाया है। किंतु ये सब कंट्रोल पाने में मैं समझता हूँ कि हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे देश के 25 से 30 साल लग गए। अब ललतानिया तो अभी भी अनकंट्रोल है, गाजर घास भी अभी भी अनकंट्रोल जहाँ होती है, फिर वो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खत्म वो केमिकल से होती है, केमिकल डालेंगे तो खेती में नुकसान होगा। ये सब हमारी खेती को खत्म करने के लिए ही बनाए गए, मतलब भेजे गए थे। फिर भी हम जो गौ आधारित या गोबर और गौमूत्र आधारित जैविक खेती करेंगे, तभी हम निजात पा सकते हैं इन चीजों से और हमारे स्वास्थ्य से। बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी। और आगे शरद भैया के दादू आदरणीय मेहराजी भाई साहब को बुलाते हैं, क्योंकि वो अभी वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं और वहाँ के प्रशिक्षण के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे और फिर सभी का आभार। जी मेहराजी भाई साहब, आवाज आ रही है?
शरद भैया आप आवाज दीजिए मेरा जी भाई साहब को, दादू। नहीं, आवाज नहीं जा रही है। चलिए, आदरणीय नीलकंठ साबळे भैया, अब तक मेरी आवाज आ रही है?